मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 12वीं में कविता 2 जिसका नाम क्या है पतंग। इससे पहले वाली कक्षा में हम कविता पढ़ चुके हैं। आज हम पतंग कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भादो जो सबसे तेज बौछारें थी वो कब खत्म हो जाती है, भादो के जाने के बाद। तो यहाँ पे वही कवि हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जब भादो चला जाता है उसके बाद जो प्रकृति में जो वातावरण में परिवर्तन आता है, जो बदलाव आता है, वो किस प्रकार कवि ने हमें दिखाया, किस प्रकार कवि ने हमें बताया है, वो हम अपने शब्दों में हमने लिखना है। आइए हम इसका उत्तर करते हैं। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु व भाद्रपद मास के बाद प्रकृति में बहुत परिवर्तन आता है। यहाँ पे हमें कवि क्या बता रहे हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु है भाद्रपद, यहाँ पे भाद्रपद से आप भादो के मास, भादो का मास भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो कवि क्या कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है, जब भाद्रपद आता है, आपको पता है कि जब भादो का महीना होता है तो भादो के महीने में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि उसके बाद जब वर्षा ऋतु आती है, जब भाद्रपद आता है, तो उसके बाद कहता है प्रकृति में हमारे वातावरण में बहुत सा बदलाव आ जाता है, बहुत सा परिवर्तन आ जाता है। भाद्रपद में जो काले घने अंधकार को दर्शाने वाले बादल हैं वो शरद ऋतु में झड़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो भाद्रपद है, कि जो भादो का जो महीना है, भादो के महीने में जो काले घने बादल छाए होते हैं, अंधकार को, अब जब आपने देखोगे कि जब बादल छाए होते हैं, बहुत ज्यादा घने बादल होते हैं, तो क्या होता है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ पे वही चीज कवि हमें कह रहे हैं कि जब भाद्रपद आता है, उसमें भाद्रपद में जो बादल होते हैं वो क्या है, हर तरफ क्या करते हैं, हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाते हैं। वो शरद ऋतु में झड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है, जैसे ही भादो का महीना खत्म होता है, तो जो काले घने बादल होते हैं वो भी क्या है, झड़ जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं और तेज सूर्य की रोशनी से भरपूर चमकीला सवेरा होता है। आगे वो क्या कहते हैं कि जब भादो का महीना चला जाता है, जब शरद ऋतु आ जाती है, तो शरद ऋतु में क्या होता है कि जो काले घने बादल होते हैं वो नहीं रहते। तो उसके बाद में जब शरद ऋतु का मौसम आता है तो क्या होता है, तेज सूर्य की रोशनी। तो जब शरद ऋतु में क्या होता है, जो सूर्य होता है उसकी जो प्रकाश है, उसकी जो रोशनी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उससे क्या होता है कि जब अगर सूरज अच्छा निकलेगा, धूप अच्छी होगी, तो क्या होगा, हर तरफ क्या होगा, जो मौसम है वो हमें साफ दिखाई देगा, वो हमें चमकीला दिखाई देगा। शरद ऋतु उजालों के समान भादों के अंधेरों को नष्ट करती हुई आती है। अब यहाँ पे कवि क्या हमें क्या बताना चाहता है कि जो शरद ऋतु है वो क्या करते हैं, उजालों के साथ, उजाला मीन्स रोशनी के साथ के समान भादों के अंधकारों को, कि जो शरद ऋतु की जो सवेरे है, शरद ऋतु का जो मौसम है वो क्या करता है, भादों के अंधकारों को दूर करता है। कि जो शरद ऋतु का जब आगमन होता है तो जो भादों में जो अंधेरा छाया होता है, शरद ऋतु के आगमन से वो अंधेरा दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस ऋतु में सभी दिशाएं चमक उठती हैं। कि जो शरद ऋतु होती है उसमें क्या होता है कि हर तरफ हमें क्या दिखाई देता है, चमकीला ही नजर आता है। कि जो मौसम होता है उसमें शरद ऋतु में वो क्या हर तरफ साफ ही साफ दिखाई देता है। अगर मौसम साफ होगा तो जो भी वहाँ पे हमारी जो प्रकृति है वो हमें चमकती हुई नजर आएगी। तो वही चीज यहाँ पे जो कवि वो हमें बताना चाहते हैं कि जो शरद ऋतु में जो क्या है, सभी दिशाएं की हर तरफ का जो वातावरण है वो हमें चमकता हुआ नजर आता है। उसके बाद वो कहते हैं सभी मधुर आवाजें गूंज उठती हैं। यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जहां पर अगर मौसम साफ होगा, उस साफ मौसम में जो भी आवाजें आएंगी, आपने देखा होगा कि जो भी मौसम, अगर साफ मौसम होता है तो जो पक्षियों की जो चहचने की आवाज होती है, पक्षियों की जो बोलने की आवाजें होती हैं, वो हम आसानी से सुन सकते हैं। तो यहाँ पे भी चीज है, वो कह रहे हैं कि हर तरफ क्या है, मधुर आवाजें, की जो पक्षियों की जो बोलने की जो मीठी मीठी आवाजें हैं वो हमें सुनाई देती हैं। यह सुखों में मस्ती के समान दूसरा, यह सुखों में मस्ती के समान द्वारा सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि अगर हमें मधुर आवाजें आएंगी तो कहीं ना कहीं क्या, जो हमारा शरद ऋतु का मौसम वो क्या हमें सुख प्रदान करता है और हमें मस्ती प्रदान करता है। और ये क्या है, सबको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। कि शरद ऋतु का मौसम इतना ज्यादा सुहाना होता है कि अपनी ओर वो सबको आकर्षित करता है, उसका आनंद लेने के लिए सभी क्या है, उतावले
हो उठते हैं। आगे वो क्या कहते हैं, वसंत ऋतु में पतंगबाजी को उत्साहित करती है। क्या आपने देखा होगा कि जब बसंत का मौसम है, जब बसंत पंचमी आती है तो उसमें क्या होता है, बसंत लगते ही जब बसंत ऋतु आती है तो उसमें क्या सभी जो बच्चे होते हैं, बच्चे बूढ़े जवान जो भी हैं, वो क्या पतंग उड़ाने की का इंतजार करते हैं कि कब बसंत ऋतु आएगी, कब शरद ऋतु आएगी और उसमें क्या हम पतंग उड़ाएंगे। और जो पतंग उड़ाने का जो टाइम होता है, जो समय होता है, वो क्या है, बहुत ज्यादा ही सबको उत्साहित करके रखता है। यहाँ पे वही चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पतंगबाजी को उत्साहित करती है, कि यहाँ पे जो बसंत ऋतु है वो सबको पतंग उड़ाने के लिए क्या बहुत ज्यादा उत्साहित करती है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीजें, सबसे पतला कागज, सबसे कामनी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। अब यहाँ पे जो कवि है वो हमसे क्या पूछना चाहते हैं कि जो पतंग के लिए जो भी उसने विशेषण शब्द यूज किए हैं, सब विशेषण शब्द प्रयोग किए हैं, जैसे पतंग क्या उन्होंने क्या, जो पतंग है वो सबसे हल्की है, पतंग का जो कागज होता है वो बहुत ज्यादा पतला होता है, जो पतंग जिस कागज से बनाया जाता है वो क्या होता है, रंगीन रंग होता है, उसका अलग अलग प्रकार के उसमें जो पतंग है उसको बनाने में जो कागज वो यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। सबसे कामनी, जो सबसे पतली जो कामनी है, जो सबसे पतला जो बांस की जो डंडी होती है, वो उनके लिए जो पतंग के लिए वो क्यों यूज किया, उन्होंने क्यों प्रयोग किए हैं, वो हमसे पूछना चाहते हैं। ये इसका उत्तर करते हैं, पतंगों के लिए अनेक प्रकार के विशेषणों का प्रयोग कवि ने किया है। अब यहाँ पे जो सबसे पतला, सबसे हल्का, सबसे रंगीन, ये जो शब्द है ये क्या है, पतंग की विशेषण है, पतंग के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि जो कवि है उसने क्या किया, जो पतंग है उसके लिए बहुत सारे विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, पतंग को उड़ाने के लिए उसमें विभिन्न रंगों, हल्कापन, पतले कागज, पतले कमानी आदि विशेषणों का प्रयोग कवि ने किया है। अब यहाँ पे क्या था, आपने पढ़ा था कविता में कि जो पतंग है उसको उड़ाने के लिए जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या विभिन्न प्रकार के जो कागज होते हैं वो सबसे पतले होते हैं, कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों के कागजों का प्रयोग किया जाता है। और वो कागज क्या होता है, इतना बारीक होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा ऊंचाई में उड़ सके। उसके बाद वो कहते हैं पतला कागज और पतली कमानी। यहाँ पे पतली कमानी का अर्थ क्या है, जो बांस की जो बहुत ही ज्यादा बारीक जो डंडी होती है, जिसको हम पतंग बनाने में प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, उसके लिए क्या यहाँ पर कमानी का प्रयोग किया गया है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जो कि बच्चों के स्वभाव का प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे वो क्या है कि जो पतंग है उसकी तुलना बच्चों के मन के साथ कर रहा है, कि जो जिस प्रकार से पतंग बिल्कुल हल्का होता है, उसमें जो कागज उसमें प्रयोग किया जाता है वो बहुत ज्यादा रंगीन होता है, तो उसी प्रकार जो बच्चों का जो स्वभाव है, बच्चों का जो मन है, बच्चों का मन भी क्या है, बहुत ज्यादा सबके बारे में वो सोचता है, उसका जो बच्चे का जो मन है वो भी क्या पतंग की तरह बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ना चाहता है। तो आगे वो क्या कहते हैं, इसका संबंध सबसे हल्के मन में चंचलता से जुड़ता है, कि यहाँ पे क्या है कि जिस प्रकार पतंग हल्का होता है, ठीक उसी प्रकार जो बच्चे का जो मन है वो भी हल्का होता है। जिस प्रकार पतंग हवाओं में उड़कर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, उसी प्रकार बच्चे का मन भी पतंग के साथ उड़कर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि निस्वार्थ व स्वच्छ भाव वाला चंचल, मस्त व छोटा सा मन ही पतंग के समान नई ऊंची आशाओं व उमंगों की उड़ान भर सकता है। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो निस्वार्थ व स्वच्छ भाव वाला, कि जो पतंग होता है वो बिना किसी स्वार्थ के हवा में उड़ता है, आसमान में उड़ता है, ठीक उसी प्रकार जो बच्चा है उसका मन क्या होता है, निस्वार्थ होता है, वो किसी के वो निस्वार्थ भाव से अपने जो पतंग है, अपना जो मन है उसको आसमान में उड़ाना चाहता है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि मस्त व छोटा सा मन, कि जो उसका जब वो पतंग उड़ाता है, पतंग के समान जब उसका मन चंचल हो उठता है पतंग को उड़ाने के लिए, तो वो इतना ज्यादा मस्त हो जाता है, इतनी ज्यादा मस्ती में खो जाता है, उसको नहीं पता होता कि मैं छत पर हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, गिरने से भी नहीं डरता। अगर वो गिर भी जाता है तो कहीं ना कहीं अगली सुबह वो एक उम्मीद के साथ फिर से खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे पतंग का जो है वो बच्चों के साथ पतंग की तुलना की गई है।
उसके बाद ऊंची आशा व उमंगों की उड़ान भर सकता है कि जिस प्रकार पतंग अपनी ऊंची उड़ानें भरना चाहता है, ठीक उसी प्रकार जो बच्चे के मन में जो उमंग है, जो आशाएं हैं, वो भी पतंग की तरह बहुत ज्यादा ऊंची उड़ानें भरना चाहता है। उसके बाद हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। अब यहाँ पे हमने कविता में पंक्ति पढ़ी थी, जन्म से वे अपने साथ लाते हैं कपास, तो वहां पे क्या था, जो कपास था उसका बच्चों के साथ, कपास की बच्चों के साथ तुलना की गई थी। जिस प्रकार की कपास बहुत ज्यादा कोमल होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चा भी क्या बहुत ज्यादा कोमल होता है। तो यहाँ पर वही चीज हमसे कभी पूछना चाहता है कि बच्चे का और कपास का दोनों में क्या संबंध है। उसके बाद हमारा जो तीसरे प्रश्न का उत्तर है वो क्या है, कवि बच्चों की कोमलता को कपास के प्रतीक द्वारा प्रकट कर रहा है। कि यहाँ पे जो कवि है उसने पूछा था कि बच्चे और कपास का क्या संबंध है, तो हमें जो कवि वो क्या बताते हैं कि जो बच्चों की जो कोमलता है, कि बच्चों की जो कोमलता है, कि बच्चों की जो जब बच्चे होते तो बहुत ज्यादा नरम होते हैं, कोमल होते हैं, तो उस कोमलता का जो है कपास के साथ प्रतीक, की कपास के साथ उन्होंने उसकी तुलना की है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, जिस प्रकार कपास रुई नरम व हल्की होती है, उसी प्रकार बच्चे जन्म के समय बिल्कुल स्वच्छ, कोमल, नरम होती है। क्या यहाँ पे जो कवि हमें क्या बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कपास का रुई भी बोल सकते हो, कि जिस प्रकार से कपास बहुत ज्यादा नरम होती है और बहुत ज्यादा हल्की होती है, ठीक उसी प्रकार जो बच्चे हैं वो जब बच्चों का जन्म होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसी समय के जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा स्वच्छ, बहुत ज्यादा साफ होते हैं, कोमल होते हैं और क्या नरम होते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं, उनका मन साफ व हल्के भाव से निर्मित होता है। यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार जो रुई है, जो कपास है वो साफ होती है, ठीक उसी प्रकार जन्म के समय बच्चे का जो मन होता है वो क्या रुई के समान साफ होता है, हल्के भाव से निर्मित, और वो क्या रुई की तरह ही बहुत ज्यादा हल्का होता है। या हम एक संबंध यह भी कह सकते हैं कि शिशु के जन्म के उपरांत उससे सबसे पहले घुटी रुई या कपास द्वारा ही दी जाती है। कि हमने कविता में भी पढ़ा था कि जब कपास का जिक्र हमने कविता में पढ़ा था कि जो कपास जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के तुरंत बाद ही बच्चे को रुई के फाहे से जो मीठा जो पदार्थ है जैसे शहद वगैरह क्या है, रुई से बच्चे के मुंह में डाला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, घुंटी बोलते हैं। ठीक यहाँ पे कवि वही बात हमें बताना चाहते हैं कि जब बच्चे का जो जन्म होता है, जन्म के तुरंत बाद ही वो क्या करते हैं, रुई से क्या बच्चे को घुंटी पिलाई जाती है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, इसीलिए कवि ने कपास की नाजुकता के कारण बच्चे से इसका संबंध जोड़ा है। तो यहाँ पे जो कवि वो हमें क्या बताना चाहता है कि जिस प्रकार कपास नाजुक होता है, बहुत ज्यादा नरम होता है, कोमल होता है, ठीक उसी प्रकार कि जो बच्चा है वो भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा जब पैदा होता है नरम और कोमल होता है। तो दोनों का क्या है, दोनों कपास भी बहुत ज्यादा नरम और कोमल होता है, और जो बच्चे का जब जन्म होता है तभी वो बहुत ज्यादा नरम और कोमल होता है। इसीलिए दोनों का क्या है, एक दूसरे से संबंध कवि ने जोड़ा है। उसके बाद हमारा जो चौथा प्रश्न है वो क्या है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। अब यहाँ पे आपने कविता में पढ़ा था, यहाँ पे हमारी जो पंक्ति आई थी कविता में वो क्या थी, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। अब यहाँ पे वे कौन है, बच्चे, कि जो पतंग जब उड़ती है पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। तो ये चीज जो ये प्रश्न है कभी हमसे क्यों पूछ रहा है, तो यहाँ पे वो क्या है कि बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है, कि जो पतंग है उसका तो जायज है कि वो तो उड़ने के लिए ही बना है, लेकिन जो बच्चे हैं वो भी क्यों उड़ना चाहते हैं। तो दोनों का यहाँ पे पतंग का और बच्चों का क्या संबंध है, कवि हमसे प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पे जो कवि क्या पतंग का और बच्चे का क्या संबंध है हमसे पूछना चाहते हैं, हम इसका उत्तर करते हैं। बच्चे पतंग उड़ाते समय स्वच्छ मन से उसमें मस्त रहते हैं। कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उसमें क्या जो उनका साफ मन है, उस साफ मन से क्या बहुत ज्यादा मस्ती में खो जाते हैं, पतंग के साथ वो भी क्या उड़ना चाहते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं, तथा छत पर उनकी डोर के सहारे अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। कि जब वो पतंग
उड़ाते हुए छत पर जाते हैं, छत में मुंडेर नहीं होते, बिना मुंडेर की छत पर वो पतंग उड़ाते हैं, तो वो गिरने के डर से भी नहीं डरते कि हम गिर जाएंगे। अगर वो गिरते भी हैं, वो क्या करते हैं कि जो पतंग की जो बारीक सी जो डोर होती है उसके सहारे अपने शरीर को थाम देते हैं। कहीं ना कहीं उनको क्या लगता है कि अगर हम गिरने लगेंगे, जो हमारी जो पतंग की जो डोर है वो हमें गिरने से बचा लेगी, हमें थाम लेगी। उसके बाद वो क्या कहते हैं, जिस प्रकार पतंग आसमान की ऊंचाइयों की हदों को उड़कर छूना चाहती है, उसी प्रकार बाल मन भी उन ऊंचाइयों को छूना चाहता है। कि यहाँ पे आपने देखा कि जो पतंग होती है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से उड़ाएं तो आसमान में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ना शुरू कर देती है, बहुत ज्यादा ऊंचाई तक वो पहुंच जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो पतंग है वो आसमान की हदों को छूना चाहती है, आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहती है, ठीक उसी प्रकार जो बालक का जो मन है, जो बच्चे बाल मन यहाँ पे क्या है, जो बच्चे का जो मन है, बच्चे का मन भी क्या है, आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। जिस प्रकार पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे का जो मन है वो भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। उसके बाद वो कहते हैं और उनके पार जाना चाहता है। यहाँ पे उनके पार जाने का मतलब क्या है कि जो पतंग जहां तक उड़ रही है वो पतंग से भी ऊपर उड़ना चाहता है, पतंग को भी पार करना चाहता है, पतंग के साथ वो प्रतिस्पर्धा करता है कि जिस प्रकार पतंग इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है, मेरा मन भी ठीक उसी प्रकार उतनी ही ऊंचाई पर उड़े, यहाँ तक कि पतंग से भी ज्यादा मैं, जो मेरे जो भाव है, मेरी जो कल्पना है, वो पतंग से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़े। उसके बाद पतंग की उड़ान उनके लिए रंग बिरंगे सपने के समान है, कि जो जब वो पतंग उड़ाते हैं वो कहीं ना कहीं क्या, उन पतंगों के साथ जो पतंग अपने जो उनके सपने हैं, रंग बिरंगे सपने, दुनिया में आसमान में उड़ने के, पंछी की तरह, पक्षी की तरह आसमान में उड़ने का जो उनका सपना है, वो क्या, पतंग के साथ उड़ान भरकर उसको पूरा करना चाहते हैं, जिसमें वे चंचल मन खो जाना चाहते हैं, कि वो पतंग उड़ाने में इतना ज्यादा खो जाना चाहते हैं कि उनको ये भी नहीं पता होता कि हम पतंग उड़ा रहे तो हम छत से गिर सकते हैं, हमारे जो पैर हैं वो जमीन पर जो जमीन जो सख्त है उस पर हमारे जो हम चल रहे हैं, हमारे जो पांव, उनको तकलीफ होगी नहीं। जो पृथ्वी है वो भी क्या करती है कि जो पृथ्वी अपने खुद को इतनी ज्यादा नरम बना लेती है कि जो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके जो पांव है वो कपास के समान कोमल होते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं वो ये नहीं सोचते कि हम कहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं, हम छत पर उड़ा रहे हैं, हम गिर भी जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं इसीलिए कवि ने पतंग के साथ साथ बच्चों के उड़ने की बात कही है, कि यहाँ पे वो क्या है कि जो कवि ने पूछा था कि पतंग में और जो बच्चों के जो मन है उनमें क्या संबंध है, तो यहाँ पे कवि क्या बताना चाहता है कि जिस प्रकार पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे का जो मन है वो भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। तो इन दोनों में क्या है, पतंग भी उड़ना चाहती है और जो बच्चे हैं वो भी उड़ना चाहते हैं, जो पतंग के साथ जो बच्चा वो अपने मन को उड़ाना चाहता है।